स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा शहर है दावोस। हर साल जनवरी में यहाँ दुनिया के सबसे अमीर व्यापारी और शक्तिशाली सरकारी प्रतिनिधि जमा होते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से दावोस की सड़कों पर चाय, पकौड़ा, वड़ा पाव, डोसा और भारतीय राज्यों के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स की भरमार दिखाई देती है। एक बार इस साल यहाँ आने वाली कंपनियों पर ध्यान दीजिए। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई, मेटा, ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन और ऐसी ही लगभग 850 कंपनियों के सीईओज और अधिकारी, जिनमें भारत के रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। साथ ही कई बड़े देशों के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, जैसे कि यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इस साल डोनाल्ड ट्रंप की 5 साल बाद दावोस में वापसी हो चुकी है, जहां ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के इन पहाड़ों में पहुंच चुके हैं। वहीं दुनिया के कई बड़े लीडर्स गायब भी हैं। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस बार दावोस में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी जगह वाइस प्रीमियर हू लिफेंग को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को तो इस साल भी निमंत्रण नहीं गया है, जो यूक्रेन वॉर के बाद से लगातार जारी है। इलॉन मस्क, जो अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने दावोस को बोरिंग बताकर आने से साफ इनकार कर दिया। यूके के प्रधानमंत्री और कई बाकी G7 लीडर्स ने भी घरेलू मुद्दों की वजह से इस बार दावोस से दूरी बनाना ही बेहतर समझा है। कुल मिलाकर देखें तो दावोस 2026 में ट्रंप का दबदबा तो पूरा है ही, पर ग्लोबल लीडर्स की इतनी बड़ी गैर मौजूदगी दुनिया भर की पॉलिटिक्स में आते बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। भारत की बात की जाए तो हर साल जब भारत में लोग ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, तब भारत के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का एक बड़ा दस्ता दावोस की प्रोमेनेड सड़क पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा होता है। दावोस में एक सड़क है जिसे प्रोमेनेड कहते हैं। साल के बाकी दिनों में ये एक शांत सी सड़क होती है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ये दुनिया की सबसे महंगी रियल एस्टेट बन जाती है। यहाँ एक एक दुकान, एक एक कैफे को करोड़ों रुपए देकर किराए पर लिया जाता है, ताकि वहां अपना पंडाल या लॉन्ज बनाया जा सके। सोचिए, एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, दूसरी तरफ गूगल का है, और ठीक उनके बीच में कई पंडाल ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इस साल का नजारा देखिए। भारत ने दावोस में अपना अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन भेजा है, जिनमें यूनियन मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं और दर्जनों वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले बात करते हैं एक सवाल के ऊपर कि ये सब दावोस में ही क्यों हो रहा है। आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन गवर्नमेंट लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1971 में जर्मन इंजीनियर क्लाउस शवाब ने बनाया। क्लाउस का मानना था कि बड़ी कंपनीज हमेशा प्रॉफिट का ही सोचती हैं, ना कि आम लोगों के बारे में। और क्लाउस ने WEF शुरू किया ताकि इस तरह की बातचीत को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। इसमें दुनिया भर के नेता भी आते हैं और बिजनेसमैन ही। अब दावोस ही क्यों? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला थोड़ा फिलोसॉफिकल है। द मैजिक माउंटेन नाम की एक नॉवल है, जिसका नायक दावोस जाता है 3 हफ्तों के लिए, लेकिन वहां कुदरत के बीच उसे ऐसा सुकून मिलता है कि वो 3 हफ्तों के बजाय 7 साल रहता है। तो क्लाउस ने CEOs और नेताओं को यहीं बुलाने का सोचा। दूसरा कारण है स्विस न्यूट्रलिटी। स्विट्जरलैंड की पॉलिसी है कि वो 2 देशों के पचड़े में कभी नहीं पड़ता, और इस चीज को लेकर वो बहुत गंभीर है। अगर 2 कट्टर दुश्मन देशों के नेताओं को आपस में बातचीत करनी है तो वो यहीं आते हैं। 1988 में ग्रीस और तुर्की के बीच युद्ध का शांति समझौता यहीं हुआ था। इसलिए स्विट्जरलैंड में आपको दुनिया भर की महत्वपूर्ण संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स भी मिलते हैं। तो दावोस आने में हर कोई सेफ महसूस करता है, और फिर घूम फिर कर जाने का लालच तो है ही, क्योंकि दावोस स्विस एल्प्स में एक रिजॉर्ट लोकेशन है। फैमिली को खुश करने का एक आसान तरीका भी है, एट कॉस्ट टू कंपनी। अब आते हैं भारत और दावोस पर। क्लाउस शवाब ने अगस्त 1984 में राजीव गांधी को जेनेवा में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स पर बिजनेस लीडर से मिलने के लिए बुलाया था। ये इंदिरा गांधी के निधन से तकरीबन 2 महीने पहले हो रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव कुर्सी पर बैठे और 1985 में WEF ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर दिल्ली में पहला इंडिया इकोनॉमिक समिट आयोजित किया। इसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव दावोस समिट अटेंड करने गए और वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उनके साथ गए थे, जिन्हें इकोनॉमी की सर्जरी का काम मिला था। 2004 में मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने 2006 में दावोस समिट के दौरान इंडिया एवरीवेयर कैंपेन चलाया था। फिर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में हिस्सा लिया, जो 21 सालों में पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने प्लेनरी सेशन को संबोधित किया हो।
2026 में भारत के करीब 10 राज्यों ने यहाँ अपने पंडाल लगाए हैं। इस साल भारत से कम 4 यूनियन मिनिस्टर वहां गए हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू शामिल हैं। इनके साथ 6 सीएम भी गए हैं, जिनमें देवेंद्र फडणवीस, चंद्रबाबू नायडू, हेमंता बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, रेवंत रेड्डी और हेमंत सोरेन शामिल हैं। भारत के लगभग 100 टॉप सीईओ भी इस वक्त दावोस में हैं। जब अलग अलग सूबों की सरकार दावोस जाती है तो उसका टारगेट होता है अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना। महाराष्ट्र के लिए ये उनकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने का जरिया है। वहीं तेलंगाना के लिए ये खुद को दक्षिण भारत का टेक कैपिटल साबित करने की लड़ाई है। लेकिन ये एक आइडियल स्थिति है। भारतीय डेलीगेशन के साइज और इस पूरी कवायद से निकलने वाले नतीजों को देखकर कई बार आलोचकों ने कहा है कि सीएम मंत्री दावोस पर रिजॉर्ट का मजा लेने जाते हैं और विदेशी सीईओज के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने। इस बात में कितना दम है, ये समझने के लिए हमें आंकड़ों को देखना होगा। साल 2025 की ही बात ले लीजिए। भारतीय राज्यों ने कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हासिल किए। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की जीडीपी इससे कम होगी। लेकिन ये पक्की डील्स नहीं होती। यहाँ एमओयू साइन किए जाते हैं। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस डॉक्यूमेंट में दोनों पार्टीज उनका मकसद, उनका गोल, जिम्मेदारियां लिखती हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एमओयू साइन हुआ मतलब उतनी इन्वेस्टमेंट होगी। इस साल अभी तक महाराष्ट्र ने अकेले 14.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए तो उत्तर प्रदेश ने 2.1 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ। अब इसमें से जमीन पर कितना और क्या उतरेगा वो एक अलग सवाल है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि दावोस में बैठकर मुख्यमंत्री ये कैसे बता देंगे कि हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क है, आइए फैक्ट्री लगाइए, और क्या बस प्रेजेंटेशन देने से इन्वेस्टर मान जाता है? तो सीन ऐसा है कि इस खेल में साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक इन्वेस्टर को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उसे चाहिए भरोसा और एक्सेस। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद चलकर दावोस आता है और किसी सीईओ के साथ डिनर पर बैठता है तो वो उस कंपनी को यह एहसास दिलाता है कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। यही वो एक्सेस है जिसके लिए कंपनियां तरसती हैं। लाल फीताशाही के लिए बदनाम देश में अगर सीधा सीएम से बात हो जाए तो फाइलें रॉकेट की रफ्तार से चल सकती हैं। ना भी चली तो इन्वेस्टर को अच्छी फीलिंग तो आ ही जाती है कि अपने पास साहब का पर्सनल नंबर तो है ही। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक हिडन वॉर भी चल रही है। ये राज्यों के बीच की वो खींचतान है जो अक्सर कैमरे पर नजर नहीं आती। अगर आज अमेज़न ने तेलंगाना में डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है तो महाराष्ट्र की टीम तुरंत हरकत में आ जाती है। वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि तेलंगाना ने उन्हें क्या इंसेंटिव्स दिए जो हम नहीं दे पाए। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड है जहां चालें दावोस में चली जाती हैं, लेकिन उनका असर भारत के छोटे छोटे शहरों और गाँव में मिलने वाली नौकरियों पर पड़ता है। कायदे से ये हेल्थी कंपटीशन है, लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं, हेल्दी अनहेल्दी का पता भी एमओयू से नहीं, जमीन पर उतरने वाली सच्चाई से पता चलता है। दावोस में जो चमक धमक हमें दिखती है उसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। मुंबई के मंत्रालय से लेकर हैदराबाद के सचिवालय तक एक अलग ही किस्म का वॉर रूम तैयार किया जाता है। एक टीम बैठकर दुनिया भर के सीईओज की कुंडली निकालती है। उन्हें क्या चाहिए, उनकी कंपनी का अगला इन्वेस्टमेंट साइकिल कब शुरू हो रहा है, क्या वो चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, और सबसे जरूरी सवाल, उन्हें भारत के किस राज्य में लाने के लिए कौन सा हुक इस्तेमाल करना होगा। नेता के लिए ये मैटर करता है क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट उतनी बड़ी पॉलिटिकल गेम। पिछले साल भारत ने कुल 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज हासिल किए हैं। इनमें से अकेले महाराष्ट्र ने 15.7 लाख करोड़ के 61 एमओयू साइन किए। ये कुल भारत के इन्वेस्टमेंट का लगभग 80% था। इसके बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में 1.78 लाख करोड़ के 20 एमओयूज के साथ साइन करके हुआ। इस साल के आंकड़े अभी आने बाकी हैं क्योंकि समिट अभी चल रहा है। लेकिन हर साल जो दावोस में इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी आती है, क्या उनके जरिए भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ ही जाता है? जवाब है बहुत कम। अगर आप पिछले 2-3 साल के और इस साल के भी नंबर्स देखेंगे तो कुछ चुनिंदा 2-3 कंपनियों को छोड़कर बाकी इन्वेस्टमेंट तो सब भारतीय कंपनियों ने ही किया है। उदाहरण के तौर पर इस साल लोढ़ा डेवलपर्स ने डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए 1 लाख करोड़ के अतिरिक्त निवेश का पैक्ट साइन किया महाराष्ट्र सरकार के साथ। लेकिन ये लोढ़ा डेवलपर्स महाराष्ट्र की ही एक कंपनी है और चौंकाने वाली बात कि मंगल प्रभात लोढ़ा जिनकी ये कंपनी है वो खुद महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। सवाल यह है कि किसी राज्य की कंपनी उसी सरकार के साथ डायरेक्ट डील करने के बजाय दावोस में जाके क्यों डील करती है? इसका जवाब छुपा है उन कंपनीज को मिलने वाली सुविधाएं। उन्हें दावोस में ज्यादा बढ़िया डील्स का वादा मिलता है जो उन्हें डायरेक्ट डील करने से नहीं मिलता। इस पूरी लड़ाई में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है इंडियन डायस्पोरा।
दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के टॉप पर आज भारतीय बैठे हैं, चाहे वो सत्य नडेला हो या फिर सुंदर पिचाई। दावोस में ये भारतीय मूल के सीईओज इन राज्यों के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। वो अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन वो बिजनेसमैन भी हैं। वो इमोशंस पर नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी पर फैसला लेते हैं। भारतीय राज्यों की टीमें इन सीईओज के साथ प्राइवेट डिनर्स करती हैं, जहां फाइलों के बजाय विजन पर चर्चा होती है। दावोस से लौटते ही असली जंग शुरू होती है लैंड एक्विजिशन की। एक ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए भारत में सबसे बड़ा सरदर्द इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि जमीन और कानून है। सोचिए, अगर एक विदेशी कंपनी ने दावोस में 5,000 करोड़ लगाने का वादा किया, लेकिन जब वो भारत आती है तो उसे पता चलता है कि जिस जमीन पर उसे फैक्ट्री लगानी है वहां 50 अलग अलग तरह के मुकदमे चल रहे हैं। बिजली का कनेक्शन मिलने में ही 6 महीने लगेंगे और इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। यही वो मोड़ है जहां तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य बाजी मार जाते हैं। उन्होंने TS IPAS जैसा सिस्टम बनाया है, जहां अगर 15 दिन में सरकार ने मंजूरी नहीं दी तो उसे डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाता है। दावोस में जो वादे किए जाते हैं उन्हें निभाने के लिए इन राज्यों ने अपनी इंटरनल मशीनरी को पूरी तरह बदल दिया है, ताकि प्रोजेक्ट मिलने में कोई दिक्कत ना हो। अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्या वाकई ये पैसा भारत आता है? इसका जवाब ना तो पूरी तरह हाँ है और ना ही ना। आंकड़ों की माने तो दावोस में साइन होने वाले सिर्फ 25% से 30% MOUs ही अगले 5 सालों में ग्राउंड रियलिटी में तब्दील हो पाते हैं। बाकी के 70% या तो फिजिबिलिटी स्टडी में फंस जाते हैं या फिर भारत की पेचीदा रेड टेप और लोकल पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाते हैं। सभी राज्यों की ये स्थिति नहीं है। कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट का ग्राउंड रियलिटी में तब्दील होना आम बात है। इस साल दावोस में मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी ये साफ कहा कि 2025 में जो MOU साइन हुए उनमें से 75% प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में चल रहे हैं। फिर कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। दावोस में सालों से की जा रही नेटवर्किंग का ही नतीजा है कि आज बेंगलुरु दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टेक हब है। जब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात आती है तो दुनिया की हर दूसरी फॉर्च्यून 500 कंपनी का ऑफिस वहां है। गुजरात ने वाइब्रेंट गुजरात को दावोस के साथ सिंक किया। वहां का गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट आज एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनने की राह पर है। ये सब उन मुलाकातों का नतीजा है जो कभी दावोस की ठंड में कॉफी पर शुरू हुई थी। महाराष्ट्र के चाकण और पुणे की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो विदेशी निवेश आप देखते हैं, उसके पीछे दावोस की उन डायरेक्ट मीटिंग्स का बहुत बड़ा हाथ है, जहां मर्सिडीज बेंज और वॉक्सवैगन के बोर्ड मेंबर्स को ये भरोसा दिलाया जाता है कि महाराष्ट्र उनके लिए होम अवे फ्रॉम होम होगा। एक बार कोई प्लांट लग गया तो वो दशकों तक उस क्षेत्र के इकोनॉमी का सहारा बनता है। दावोस में पिछले 2 सालों से एक ही टर्म सबसे ज्यादा गूंज रहा है, चाइना +1। दुनिया की बड़ी कंपनियां अपना सारा सामान सिर्फ चीन में नहीं बनाना चाहती, वो एक ऑप्शन ढूंढ रही हैं। भारत के लिए ये सुएज कनाल जैसा मौका है। दावोस में हमारे नेता यही पिच कर रहे हैं कि हम चीन की तरह तेज हैं, लेकिन हम एक प्रजातंत्र हैं। ये लोकतांत्रिक लाभांश और भरोसा ही है जो वो फैक्टर है जो इन्वेस्टर्स को भारत की ओर खींच रहा है। उत्तर प्रदेश का जेवर एयरपोर्ट या फिर महाराष्ट्र का समृद्धि महामार्ग, ये सिर्फ सड़कें और एयरपोर्ट नहीं है, ये दावोस में बैठे इन्वेस्टर्स के लिए हुक्स हैं। उन्हें बताया जाता है कि देखिए, अब भारत में लॉजिस्टिक्स में देरी नहीं होगी। इरफान खान की एक फिल्म का मशहूर डायलॉग है, लाइफ इज लाइक अ पजल बट यू कांट सी द फुल पिक्चर अंटिल द लास्ट पीस इज इन द प्लेस। दावोस भी एक ऐसी ही पजल है। हर मीटिंग, हर हाथ मिलाना, हर MOU उस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। इस पूरी वीडियो को लिखा है हमारे साथी रोहित ने, कैमरे के पीछे सर्वेश। आप देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।